सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। बेसिकली हिस्ट्री जो हमारी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेके वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड प्री हिस्टोरिक जो एरा है वो सारी चीज़ें। तो हमें जो पढ़नी है दैट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस लेक्चर की बात करें तो इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें कंटेंट होने वाली हैं दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। बेसिकली हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं तो उसी के बारे में होगा, जो कि स्टार्ट हुई थी इन जनरल जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ था। एंड उसके क्या इम्पैक्ट रहे थे दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि उसके क्या इम्पैक्ट रहे जब औरंगज़ेब की डेथ हुई। अभी जो रिसेंटली मूवी रिलीज़ हुई है छावा, आपने उसके अंदर देखा होगा औरंगज़ेब मरा, जिसके औरंगज़ेब जो इसके अंदर जब मरता है तो हम देखते हैं कि उसके बाद क्या सिग्निफिकेंस हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ मुगल एम्पायर के ऊपर, कैसे उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ और कौन सी रीजनल पावर्स उठने लगी और किसने गद्दी संभाली। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वर्चस्व फैलाना शुरू किया। चलते हैं आगे। इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न हिस्ट्री फ्रेंड्स। अगर एक ओवरऑल देखा जाए, ओवरव्यू देखा जाए तो जो हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने की पास्ट में क्या हुआ, तभी हम अपने फ्यूचर के साथ डील कर सकते हैं। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेके हम चलने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दैट इज़ यूपीएससी, पीसीएस, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होने लगा था जब ईआईसी ने अपने कदम जमाए थे इंडिया के अंदर। बट फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव था कि हमें ट्रेड करनी है। बट उनको जब दिखा कि यहाँ पे जो रीजनल पावर्स हैं जो या फिर जो भी बड़ी पावर है वो बिखर रही हैं, तो अब हमारा टाइम है कि हम सिर्फ ट्रेड ना करें, जो मोनोपोली है उसको पूरा अक्वायर कर लें, ताकि हम पूरा जो ब्रिटेन क्वीन है उसको पूरा का पूरा बेनिफिट पहुँचा सकें। बेसिकली सारे पैसे वो अपनी जेब में ही रखना चाहते थे, क्वीन का तो सारा बहाना ही था। ठीक है, इससे इंडियन सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, आज के टाइम पर इंडिया किस तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर उस टाइम पर हमारे पास इतना जीडीपी रहता, ईआईसी जो थी वो कैप्चर नहीं करती, सिर्फ ट्रेड करती, हमारे पास जीडीपी है वो बना रहता, तो क्या होता, इंडिया कहाँ पर होता, है ना। ये सब हम डिस्कस करेंगे सीरीज के अंदर। द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके बाद चीज़ें बहुत चेंज होना स्टार्ट हो गई। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, अगर हम देखें तो जो बाबर था उससे स्टार्टिंग हुई थी, बट इससे पहले जो था वो तैमूर था। लेकिन जो फर्स्ट किंग बना था इंडिया का मुगल एम्पायर दैट वाज बाबर। ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहाँ आया, एंड आफ्टर जो लास्ट में हमारे क्या है मुगल एम्पायर, औरंगजेब। ठीक है, कंटेक्स्ट बिफोर द कॉलोनाइजेशन। ठीक है, कॉलोनाइजेशन से पहले क्या चल रहा था इंडिया के अंदर उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ठीक है, द मुगल एम्पायर एक्सपेंशन, मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन कैसे हुआ। ठीक है, वही चीज़ है जो आपका जो है बाबर था, बाबर ने अपना आपको एक्सपेंड करा, है ना। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाइयों के बाद वो जीते, और जीतने के बाद उन्होंने अपना जो था किंगडम को धीरे धीरे क्या किया, किंगडम को दूसरे लोगों ने एक्वायर करना स्टार्ट करा, है ना। बाबर के बाद जो था हुमायूं आया, हुमायूं के बाद आपका अकबर आए, अकबर के बाद जहांगीर, एंड आफ्टर दैट शाहजहाँ, एंड लास्ट में जो थे वो औरंगजेब। ओके, है ना। आफ्टर औरंगजेब के क्या हुआ, जब औरंगजेब की डेथ हो गई, औरंगजेब की डेथ कब हुई थी दैट वाज 1707, है ना, इनकी डेथ हो गई। तो डेथ के बाद क्या हुआ, उनका एक बेटे थे, है ना, उनके 2 बेटे थे, उनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ कि कौन जीतेगा किंगडम के लिए। एंड जो बहादुर शाह फर्स्ट थे उन्होंने क्या हुआ, वो जीत गए। ठीक है, इस सक्सेशन में वो जीत गए और यहीं से मुगल सल्तनत तबाह होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, बहादुर शाह फर्स्ट जीते, उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने ताज पहना। तो 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, 1709 में उन्होंने ताज पहना, 1709 के अंदर उन्होंने ताज पहना। किसने पहना, बहादुर शाह फर्स्ट ने।
1709 के अंदर ताज पहना। एंड दैट टाइम ही वॉज अराउंड 63 ईयर्स ओल्ड। तो आप देख सकते हो औरंगजेब खुद अराउंड 90 था। अगर आपने जो रिसेंट फिल्म रिलीज हुई है दैट इज शावा उसको देखा है तो आपको समझ में आएगा कि वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे जब उनकी डेथ हुई। ठीक है, उसके बाद जो उनके बेटे थे उन्होंने एक्वायर करा एंड उस टाइम पर वो 63 ईयर के थे। तो इनके दो भाइयों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ और ये जीत गए। जब वॉर ऑफ सक्सेशन ये जीत गए तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो उस टाइम पर लड़ाइयाँ चल रही थी, जिन राजाओं के साथ चल रही थी, वहाँ पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी को अपनाना स्टार्ट करा कि हमने बहुत युद्ध देख लिया, अब हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। जो औरंगजेब लड़ रहे थे युद्धों को, इन्होंने बोला नहीं अब टाइम आ गया कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। क्योंकि इफ़ यू हैव सीन दैट मूवी तो आपको पता चलेगा कि औरंगजेब के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, है ना, बहुत बड़ी सेना थी जिसका नंबर 8 लाख बताया गया है मूवी के अंदर, है ना। 8 लाख सेना, 40,000 घोड़े, 30,000 हाथी, तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। और मराठाओं के पास इतनी सेना नहीं थी, ठीक है। तो लेकिन जब शाहूजी महाराज ने उनसे बैटल करी तो इस आर्मी को ऑलमोस्ट हाफ कर दिया था। सो इट वॉज काइंड ऑफ अ वेरी ग्रेट लीडर के उन्होंने इतना बैटल लड़ा, इतना कम बंदे होने के बावजूद और जीते। सो इट इज़ वेरी पावरफुल मैसेज सेंडिंग बाय शाहूजी महाराज टू इट्स एम्पायर। एंड जब ऐसा हुआ, जब औरंगजेब की डेथ हुई तो क्या हुआ, जो इमरजेंस था रीजनल किंगडम्स का वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे किंगडम निकल कर आए, है ना। जो सिख थे, जाट्स थे, ये सब वापस क्या हुए, फाइट में आना स्टार्ट हो गए। बहुत ही जोरों शोरों से लड़ना स्टार्ट कर दिया। राजपूत जो थे, है ना, राजपूतों ने भी लड़ना स्टार्ट कर दिया। मराठा तो लड़ ही रहे थे, है ना। तो ये सब होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। 18th century saw the rise of various regional powers including Maratha, Sikhs and other leading, which results in decline in Mughal empire. So the impact of Aurangzeb's death, क्या इम्पैक्ट हुए औरंगजेब की डेथ, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन औरंगजेब एक बहुत ही, है ना, खूंखार टाइप का लीडर था और उसने अपनी सल्तनत को बहुत अच्छे से बरकरार रखा हुआ था। मतलब बहुत ग्रेट, अगर आप कहना चाहो लीडर कह सकते हो, क्योंकि 8 लाख अगर सेना की स्ट्रेंथ है तो मतलब उसने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में। वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ दोनों भाइयों के बीच, है ना। औरंगजेब की डेथ ने ट्रिगर करा वॉर ऑफ सक्सेशन एंड वॉर ऑफ सक्सेशन में वीकन करना स्टार्ट करा मुगल एम्पायर को। अब बहादुर शाह फर्स्ट इस वॉर को जीते एंड इन्होंने क्या करा, जो इनके भाई थे उनके साथ इनकी वॉर हुई, लेकिन फिर भी जो नोबल्स इनके भाई के साथ लड़े उनके साथ इनने अलायंस करा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप लड़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ अलायंस करिए और हमारे साथ क्या करिए, रहिए। तो अलायंस करने के बाद उनने क्या करा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट्स भी दी उन नोबल्स को, कि आपको बोला आप राजगद्दी इधर आइए और महल के अंदर यहाँ विराजमान हुई, ताकि इसका एम्पायर अच्छे से चल सके, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे जब इसने ये करा तो क्या होना स्टार्ट करा, है ना। इसने एक तो यहाँ पर अपना क्या करा, संधि कर ली। इसके अलावा मराठा उसके साथ संधि करने की कोशिश करी। संभाजी महाराज के जो बेटे थे शाहूजी, उनको रिलीज करा, है ना। उनको रिलीज करने के बाद क्या हुआ, इनको ऐसा लग रहा था कि एक पैरेलल वॉर ऑफ सक्सेशन चलेगा राम राजे और शाहूजी महाराज के बीच में, है ना। बट मराठाओं के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी वो मुगल एम्पायर से लड़ते रहे और उसको हराने में लगे रहे। तो ये जो इनकी स्ट्रैटेजी थी वो काम नहीं कर पाई और विच रिजल्ट्स इन, है ना, और कमज़ोर कर दिया। सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर होती चली गई और इनस्टेबल होती चली गई पावर। अब जब दो बिल्ली लड़ रही होंगी तो बीच में कोई ना कोई आएगा ना और फ़ायदा उठाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वो कर रही थी। तो बहादुर शाह के रीन में क्या हुआ, इनने पॉलिसीज ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ को अपनाया और कॉम्प्रोमाइज़ करा, ठीक है। इनके जो रिलेशन थे राजपूत और मराठास के साथ, उनने क्या करे, इस्टेब्लिश करने की कोशिश करे। जो राजा थे अंबर के, राजा ऑफ अंबर के साथ इन्होंने ट्रीटी करी, किंग ऑफ अंबर ट्रीटी करी, है ना। मराठाओं के साथ शाहू जो संभाजी महाराज के बेटे थे उनको रिलीज कर दिया, है ना। सिखों के साथ भी इन्होंने कोशिश करी थी, बट क्या हुआ, सिख जो लोग थे
क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को एक मार्शल कॉम के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया था। तो उन्होंने बोला नहीं, हम किसी के आगे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखेंगे, हमें नहीं चाहिए कोई कॉम्प्रोमाइज़, वी विल फाइट फॉर आर फ्रीडम। सो वो लड़ते रहे। और जब गोविंद सिंह जी की डेथ हुई 1708 में, इनकी डेथ हुई 1708 में डेथ हुई गुरु गोविंद सिंह की। और उसके बाद जो एक नए लीडर थे बंदा सिंह बहादुर, वो इमर्ज होकर निकले एंड अपने आप को इन्होंने सच्चा बादशाह का टाइटल भी दिया। ठीक है। सो द राइज ऑफ रीजनल पावर्स, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना। रीजनल पावर्स जैसे जैसे बढ़ेंगी मुगल एम्पायर डिग्रेड होता चला जाएगा। तो इसके बाद क्या हुआ, द सिख रिबेलियन, है ना। जो गुरु गोविंद सिंह थे जिनकी डेथ हो गई थी 1708 में, तो इसके बाद इनके बाद जो सेकंड लीडर आए दैट वाज बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर ने रिवोल्ट को कंटिन्यू रखा एंड ही ऑल्सो गिव हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ सच्चा बादशाह विच मीन्स ट्रू किंग। इनने अपने आप को ट्रू किंग कहा। साथ ही साथ इनने अपना खुद का कैलेंडर और कॉइन्स भी प्रिंट कर दिए। तो ये रिवोल्ट चल रहा था। साथ ही साथ जो 1712 में बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ हो गई, उसके बाद जो नेक्स्ट किंग आए दैट वाज जहांगीर शाह। जहांगीर शाह ने इजरा सिस्टम इसको स्टार्ट करा, रेंटिंग फार्मिंग को स्टार्ट करा, और जो जजिया होता था, नॉन मुस्लिम टैक्स जो होता था, उसको अबॉलिश कर दिया। नॉन मुस्लिम टैक्स को अबॉलिश कर दिया ताकि जो इतनी अब तक लड़ाइयाँ हुई हैं, जितना उनका जो राजकोष था वो सब खाली हो गया था, तो अब उसको कैसे भरा जाए। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि इस टैक्स को थोड़ा माफ़ करते हैं ताकि लोग काम करेंगे, जिससे थोड़ा सा ग्रोथ होगी। सो ये उन्होंने सोचा। देन 1713 में जो नेक्स्ट किंग थे फारूक सियार। फारूक सियार ने क्या करा, जहांगीर शाह को विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स मरवा दिया। पहले कैप्चर करवाया एंड आफ्टर दैट मार दिया। इसके अलावा इन्होंने फरमान दिया टू ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये फरमान बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला था ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्या नाम है, ग्रोथ में, एक्सपेंशन में। तो जब इन्होंने फरमान दे दिया एंड साथ ही साथ इन्होंने एक काम और करा था। जो औरंगजेब थे उनके एक टॉप जर्नल थे आसफ जहाँ फर्स्ट। आसफ जहाँ फर्स्ट को इनने वापस बुलाया, रिटायरमेंट जो चले गए, तो उनसे बोला कि भाई साहब आप वापस आ जाइए, आप यहाँ पर आइए, हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मुगल एम्पायर बिखर रहा था, तो उन्हें कोई चाहिए था जो कि लड़ सके, जो कि एक्सपीरियंसड हो। क्योंकि जो 1707 में आपकी डेथ हो गई है औरंगजेब की, औरंगजेब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। उसके बाद 1712 में जो बहादुर शाह फर्स्ट था वो भी थोड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि 63 ईयर्स का था, उसने बहुत सारी बैटल देखी थी। बट अब जो आ रहे थे वो उनमें एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, आपकी हमें ज़रूरत है। उनके आने के बाद इनको टाइटल दे दिए गए, निज़ाम उल मुल्क, है ना, ऐसे टाइटल इनको प्रोवाइड कर दिए गए और बोला आप हमारे साथ आइए। जो फरमान इन्होंने दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई खुश, भाई हमें तो फरमान मिल गया, अब हम चलते हैं अपनी जर्नी पे। तो बहुत गुजरात के अंदर, बंगाल के अंदर और जो मेजर एरियाज थे उनके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमा लिए। सो 1215 में जो पहला मैग्ना कार्टा बेसिकली क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि साइन किया था किंग ने। जो ब्रिटेन के किंग थे वहाँ पर नोबल्स थे। अब किंग क्या करता था, किंग के पास सारी पावर्स हुआ करती थी उस टाइम में कि जिसको चाहा नोबल बना दिया, जिसको चाहा नोबल की गद्दी से हटा दिया। तो जो नोबल्स थे वो बैठ गए कि भाई ऐसा नहीं होगा, अब क्या करना पड़ेगा आपको कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ हम पाबंदियाँ लगाएंगे कि ये आपके ऊपर पाबंदियाँ हैं, जब ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी आप किसी नोबल को हटा सकते हो या फिर बिठा सकते हो। तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ उसको बोल दिया गया मैग्ना कार्टा। उसको क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा। वहीं से मैग्ना कार्टा का टर्म स्टार्ट हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा किसने दिया, फारूक सियार ने। फारूक सियार ने क्या दिया, मैग्ना कार्टा विच इज फरमान।
ठीक है, इनके लिए फरमान था, उनके लिए मैग्ना कार्टा हो गया, सेम ही चीज़ है, डॉक्यूमेंट का नाम है बस। तो इस ऑर्डर से क्या हुआ, दिस ऑर्डर ग्रांटेड द कंपनी अनप्रेसिडेंटेड राइट्स टू ट्रेड विदाउट लोकल इंटरफेरेंस, मार्किंग अ पिवटल मोमेंट इन द कॉलोनियल हिस्ट्री। जब आपके ऊपर कोई चेक्स और बैलेंसेस नहीं होते तब आप क्या करते हो, मनमानी गुंडागर्दी। तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट कर दिया। इनके ऊपर क्या हुआ, कुछ एनुअल टैक्सेस लगने स्टार्ट हो गए। इन्होंने बोला एक बार में हमसे ले लो और उसके बाद हमें फ्री ट्रेड करने दो। तो फारूक सियार ने वो फरमान दे दिया। अब इससे क्या हुआ, दिस डिक्रीज सिग्निफिकेंटली एम्पावर्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई, एम्पावर होना स्टार्ट हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी फिर क्या हुआ और आगे बढ़ने लगी। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन मुगल सॉवरेनिटी। ठीक है, अब मुगल के ऊपर भी खतरा होने लगा क्योंकि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की पूरी आज़ादी दे दी। अब जितना भी माल वगैरह मिलता था, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, स्पाइसेस, सब उठा के वो ब्रिटेन बेचते थे और वहाँ 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना जो भी प्रॉफिट था वो कमा रहे थे। अब इंडिया के अंदर क्या हुआ, इसकी वजह से नुकसान होने लगा। जो लोकल ट्रेडर्स थे उनका नुकसान हो रहा था, वो नहीं कमा पा रहे थे। सो अब तक जो भी हमने पढ़ा कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जितने भी पॉइंट्स थे, ठीक है, कि किस तरीके से कॉलोनी बनना स्टार्ट होगी, है ना, कॉलोनिज्म होना स्टार्ट होगा और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो धीरे धीरे मार्केट में आएगी, मुगल एम्पायर को डिस्ट्रॉय करेगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी, अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकेट डायनेमिक्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री equips learner with the insight into the socio-political landscape of contemporary India and the legacies that shaped it। ठीक है, कि क्या क्या हो रहा था, ये भी हो रहा था, साइड बाई साइड ये हो रहा था। मुगल थे, फिर मराठा उनसे लड़ रहे थे, साइड बाई साइड सिख भी लड़ रहे थे, सिख के साथ जाट भी थे, राजपूत भी थे, है ना। तो वो सब साइड बाई साइड चलता रहा और उससे किसको बेनिफिट हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और दूसरे इन्वेडर्स जैसे डच हो गए, पुर्तगाली हो गए, उनको भी थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ। बट इन द एंड जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी रह गई। So this is all for this lecture and next lecture में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।